नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज ई अखबार में इस समय मैं बातचीत कर रहा हूं द ब्रज फाउंडेशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण साहब से। दो विषयों पर यहां पर बातचीत है। दरअसल एक सबसे पहले तो बिहारी जी में एक दुखद हादसा हुआ, उसे लेकर के इस समय एक ऑटो जनरेटेड एक सीन सा क्रिएट हो रहा है। एक तरफ उसकी जहां जांच चल रही है, वहीं उसके साथ साथ बहुत से लोगों के मन में आशंकाएं जन्म ले गई हैं। तो पहले तो उस हादसे पे हम बातचीत करेंगे, उसके अलावा कुछ और इश्यूज़ हैं उन पर भी मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बिहारी जी मंदिर का हादसा स्वाभाविक रूप से बड़ा दुखद था। हर वर्ष जन्माष्टमी होती है, हर वर्ष लोग आते हैं। इस बार अनफॉर्चुनेट था कि 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद ऐसा लगता है कि लोग आशंकित हो गए हैं, वो लोग डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं कि कुछ बदलने वाला है, कुछ होने वाला है। और ख़ास तौर से उसे आप कहिए कि काशी विश्वनाथ और विंध्याचल की तर्ज पर बिहारी जी कॉरिडोर की बात करके। तो इस पे आप क्या सोचते हैं, क्या लग रहा है और क्या होना चाहिए? देखिए, समस्या कुछ और है, समाधान कुछ और बताया जा रहा है। अगर समस्या भीड़ है, अगर समस्या दर्शनों में अव्यवस्था है, तो उसका तो बहुत साधारण समाधान है। और कुछ दिनों पहले मैंने उस घटना के अगले दिन एक बयान जारी किया था, उसमें से आप कुछ स्टेटमेंट ले सकते हैं आपकी ज़रूरत का। वैष्णो माता की गुफा है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, तमाम देवघर है बिहार में, साबरमलाई केरल, बहुत सारे मंदिर हैं जिनका आकार बहुत छोटा है और जहाँ लाखों लोग आते हैं। जैसा कि मैंने उस बयान में कहा था कि हरियाली तीज में लाखों लोगों को हमने कुछ घंटों में दर्शन कराया, एक भी धक्का मुक्की नहीं हुई, एक भी चेन नहीं खींची, एक भी जेब नहीं कटी, एक भी चप्पल नहीं खोई और एक भी बुजुर्ग को धक्के खा के तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। तो ये सारी व्यवस्था संभव है अगर पूर्व नियोजित तरीके से व्यवस्थाएं बनाई जाए। और बड़े सिंपल सिद्धांत हैं कि किसी भी जगह जो तंग जगह होती है, छोटी जगह होती है, तो उस जगह जाने और आने के रास्ते अलग कर दिए जाते हैं। एक तरफ से आदमी जाता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है। उसको लेके जो भी लॉजिस्टिक इश्यूज़ है कि चप्पल कहाँ उतारेगा, कहाँ से मिलेगी, कितना चलना पड़ेगा, विकलांग या बूढ़े लोग कैसे जाएंगे, इन सब के इंतज़ाम किए जा सकते हैं और बड़ी सुचारू व्यवस्था चल सकती है। तो इसलिए चाहे वो जाँच समिति आई हो, चाहे मंत्रियों ने आके बयान दिए हों, जिस आपाधापी के साथ कॉरिडोर का नाम, मतलब रात को 2 लोग मरे हैं और दिन में आके मंत्री जी कह रहे हैं कि कॉरिडोर बनेगा, कॉरिडोर समाधान है, ये ऐसे एकदम नहीं हुआ। यहाँ एक बीच में इंटरप्शन है कि अगर आप वैष्णो देवी, आपने तमाम मंदिरों की सीरीज नाम लिए, लेकिन आप वैष्णो देवी मंदिर की जब बात करते हैं तो वहाँ पे भी व्यवस्था के लिए एक न्यास है ना। तो ऐसे अगर यहाँ पर भी उस व्यवस्था को दिया जा रहा है तो उसको लेकर के ये उसका एक ऐसा डार्क पार्ट क्यों देखना कि कमाऊ मंदिरों पर नज़र है? शायद ये तो व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है। इसके साथ साथ मैं इतना और पूछ लेता हूँ कि ये हादसा हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए कि लापरवाही कैसे हुई, और आपने तमाम इंतजामों की बात की कि इंतजाम कैसे हो सकते थे। इस हादसे के अलावा भी क्या ये चर्चा पहले से नहीं चल रही थी, और क्या ये आवश्यक नजर नहीं आता कि यहाँ व्यवस्थाओं का एक नया सुदृढ़ स्वरूप तैयार किया जाए, इसको थोड़ा सा एनलार्ज किया जाए? यहाँ पर आंकड़े दे रहे हैं हमारे पत्रकार साथियों ने, आंकड़े दिए। फॉर एग्जाम्पल, दशकों के अंतर्गत 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से 10 लाख श्रद्धालु, इस तरीके से वो बढ़ रहे हैं। तो वहां पे फिर आकार प्रकार व्यवस्थाएं क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? ऐसा है, पहली बात मैंने अभी आपसे कहा कि लाखों लोग वैष्णो देवी में बढ़ चुके हैं। कितने जाते थे? 5 आदमी भी नहीं जाते थे एक ज़माने में। मुसलमान गुजरों ने उसको खोजा था, वैष्णो माता की गुफा। 5 आदमी भी, रास्ता भी नहीं था। आज लाखों जाते हैं। और मैंने एक और उदाहरण दिया था उसमें कि इटली के शहरों की गलियां हैं, वेनिस की, फ्लोरेंस की, रोम की, वियना ऑस्ट्रिया की, फ्रांस की, वहाँ भी लाखों टूरिस्ट आता है पूरे दुनिया से, पर वहाँ कहीं भी हेरिटेज को तोड़ के नहीं बनाया गया। दूसरी बात आपने कही, ये विचार चल रहा था, इस पर क्यों नहीं प्रतिक्रिया पॉजिटिव दी जाए? दी जाती। विचार तो ब्रज तीर्थ विकास परिषद का भी हम नहीं बनाया था, हमही ने संविधान बनाया। तो क्यों बनाया था? हर छोटी बात के लिए लखनऊ भागना पड़ता था। वन विभाग, शहरी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, संस्कृति विभाग पर हमने कहा एक मिनी सचिवालय बन जाएगा परिषद, अधिकारी यहाँ बैठेंगे और जितने भी एनजीओ, जितने भी लोग काम कर रहे हैं ब्रज सजाने का ईमानदारी से, उनकी समस्याओं का समाधान होगा, ब्रज का एक समेकित विकास होगा। कोई एक सरकारी संस्था या कोई एक एनजीओ अकेले 5000 किलोमीटर के ब्रज को नहीं सजा सकता। क्या किया 5 साल में? 700 करोड़ रुपया आया। क्या आप एक भी ऐसी परियोजना दिखा सकते? अभी मैं बाहर बैठा बात कर रहा था, गोसाई और सब लोग आए थे, बड़े जोर शोर से योगी जी अन्नपूर्णा का उद्घाटन करके गए हैं। सुना है 27.5 करोड़ रुपया उसमें लगा कि साहब सबको फ्री अन्नदान यहाँ होगा, भोजन मिलेगा।
और उस दिन के बाद से ताला लगा हुआ है। और अब बोलते हैं नहीं स्थानीय लोगों को नहीं मिलेगा, बाहर से आने वालों का आधार कार्ड चेक करके होगा। कई बार ऐसा भी तो होता है बरसाना में सुनिए, कई बार ऐसा भी तो होता है कि हम लोग कुछ सुन लेते हैं और फिर वो चीज एक आकार ले जाती है। चीजों को थोड़ा सा समय लेने के साथ इंतजार करिए ना, हो सकता है कि चूंकि योगी जी का इसी समय आना एक कार्यक्रम। आप पहले बात तो सुनिए ना, क्या वृंदावन क्षेत्र में अन्य क्षेत्र की कमी है? मैं तो जब ब्रज फाउंडेशन का काम जोरों से चल रहा था, जब ये दानवीय अटैक हमारे ऊपर नहीं हुआ था और सब जगह हम काम कर रहे थे 50, तब भी मैं रास्ता चलते गाड़ी रोक के किसी भी पंगत में बैठ के भोजन कर लेता, किसी ने नहीं पूछा आप कौन है, कहाँ से आए, आज बाबा पाले भोजन। सर ऐसा नहीं लगता कि हम थोड़ा सा डिरेल हो गए हैं? मतलब मैं बिहारी जी पे था केंद्रीय, तो उसके बाद फिर कॉरिडोर की बात चल रही थी, लोगों के मन की आशंकाएं चल रही थी, हादसे पर हम बात कर रहे थे। लेकिन मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है, आज मैं लंबे समय बाद आपसे मिल रहा हूं और उस मिलने की वजह भी ये थी क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आपके पास आए थे। ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत अग्रेसिव हैं, बहुत ऑफेंसिव हैं और लगता है कि बस किसी भी तरीके से मुझे ब्रज तीर्थ विकास ट्रस्ट के लिए अवसर दो, मैं तो रेडी हूं कि मैं बोलूंगा और मैं बिल्कुल अटैक करूंगा। बहुत बात बताइए, आपने रुद्रकुंड संकर्षण कुंड देखा है? गोवर्धन परिक्रमा में जतिपुरा अरण्योर में, आपको उसकी पूर्व गति मालूम है? कितना बड़ा वो नरक था कि जब संकर्षण कुंड के बगल से परिक्रमार्थी निकलते थे नाक पे रुमाल रख के दौड़ते थे। ये बात सारा ब्रज जानता है। रुद्रकुंड लुप्त हो चुका था, कूड़े का ढेर था। कितना भव्य रूप दिया उसको। पूरी प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पेशल हलकारा भेज के बधाई पत्र भेजा, मुख्यमंत्री उद्घाटन करने आए, संकर्षण कुंड का शिलान्यास उद्घाटन करने चिन्ना जीआर स्वामी आए। उद्घाटन होने के बाद चूंकि इनको एक अच्छी बड़ी लकीर नहीं खींच सकते थे, झूठा केस बना के एनजीटी में पहले तो हमारी सेवा रुकवा दी और फिर उन दोनों कुंडों को नष्ट कर दिया। आप जाके देखिए ना, मुझे ताज्जुब है कि 5 साल से मैं विनम्रता से लिख रहा हूं, ट्विटर पे लिख रहा हूं, सोशल मीडिया पे लिख रहा हूं, पर्चे बंटवा रहा हूं, जबकि हमारी हर साइट पर चौकीदार माली रहते हैं, बाग बगीचे फव्वारे बिजली के बिल हम पे करते हैं, सब मेंटेन करते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग हो चाहे ब्रज तीर्थ विकास परिषद हो, इनकी बनाई साइट्स का, आप मेरे से इंटरव्यू मत लीजिए, आप इनकी बनाई साइट्स का जाकर एक बार सर्वेक्षण करिए और वहां स्थानीय ब्रजवासियों से पूछिए कि क्या इनका जीर्णोद्धार हुआ है कि विनाश हुआ है। नाराजगी कुछ ज्यादा है, मुझे लगता है नाराजगी कुछ ज्यादा है। मुझे हालांकि ऐसा बात से मेरा पर्सनल क्या है। अच्छा, मैं एक बात सुनिए, अगर संकर्षण कुंड बर्बाद हो गया, और पूछूं, पहले मेरी बात सुनिए, पर्सनल इसलिए नहीं है। हाँ। कि संकर्षण कुंड अगर बना था तो उसका लाभ अन्योर वासियों को मिला और परिक्रमार्थियों को और संतों। आज बर्बाद हो गया तो वो लोग दुख पा गए। मैं तो साल में वैसे भी एक आध बार जाता था। मेरा निज क्या है, क्या इसमें से कोई भी लीला स्थली ऐसा लगता है कि पहले जिस तरीके के काम लगातार चल रहे थे और द ब्रज फाउंडेशन जो काम करवा रहा था, आप इंटरेस्टिंगली उनको चीजों को देखते थे, सभी जानते हैं, लेकिन अचानक से जब ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन हो गया तो आपके हिस्से से वो काम करने का अवसर चला गया। तो ये कहीं कोई टीस है, इसको लेके कोई पीड़ा है, इस वजह से तुरंत कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं, फिर वो आप काफी आक्रामक हो के बोलते हैं। अनूप जी, मैं आक्रामक कब से नहीं रहा हूं। आज मेरी 67 साल उम्र है, मैं तो 26 साल से व्यवस्था से लड़ रहा हूं। आप जानते हैं हवाला कांड की जब लड़ाई शुरू की थी मेरी उम्र मार्च 36 साल थी, पूरी व्यवस्था से भिड़ गया था। कोई मीडिया मेरे साथ नहीं था, कोई राजनीतिक दल मेरे साथ नहीं था, कोई औद्योगिक घराना नहीं था और सब मुझे कहते रहे तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, तुमको निपटा दिया जाएगा। 7 बार मेरी हत्या करने की कोशिश हुई, कोई सिक्योरिटी उस वक्त नहीं थी, पर जो हुआ वाला कांड ने पूरे विश्व में देखा। खाली अंग्रेजी के चैनल नहीं बल्कि चाइनीज, जापान, कोरियन, स्पेनिश, पोर्चुगीज के चैनल इंटरव्यू करने पूरे दुनिया से है। सवाल ये नहीं है, आक्रोश के साथ लड़ना, सच्चाई के लिए लड़ना मेरी वृत्ति है। क्षत्रिय जो चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग से, भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की अर्जुन, गुण और कर्म के आधार पर बांटे। जन्मात जायते शूद्रा, जन्म से तो हर आदमी शूद्र होता है। तो सुनिए, ऐसा भी तो नहीं है। देखिए जैसे आज आपने कुछ पूरी बात खत्म करिए, थोड़ा समय का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, समय का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, सुनना पड़ेगा। अब ब्रज तीर्थ विकास परिषद आप कहते हैं गठन हुआ, गठन नहीं हुआ, मैंने गठन किया। उसका संविधान सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के साथ बैठ के मैंने बनाया और मैंने अखिलेश ने उसको पास करवाया। और जब वो संविधान बन गया, जो भी हेरिटेज, उसमें उन्होंने एक अधिकारी का नियुक्ति कर दी और कुछ ऐसे क्लॉज चेंज कर दिए जिससे मुझे मजा नहीं आया कि तो काम नहीं हो पाएगा। तो मैंने उसमें रुचि नहीं ली, बिल्कुल ठंडा पड़ा रहा। योगी जी ने आके उसको रिस्ट्रक्चर करनी चाहिए। शैलजा कांत मिश्र इसी घर मेरे से मिलने आए, लखनऊ में हमारी कई मीटिंग हुई और बड़े प्रेम से मैं उनसे मिला
और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने जीवन में ना किसी नेता के पैर छुए ना किसी अधिकारी के, पर मुझे लगा कि मेरा सपना साकार होने जा रहा है। एक व्यक्ति उस प्रोजेक्ट को लेकर अब आगे चलेगा जिसको हमने किस लिए बनवाया है कि हम सब मिलकर ब्रिज का विकास। मैंने इसी कमरे में खड़े होकर शैलजाकांत के भावुकों के पैर छुए। मैंने कहा आप बड़े भाई हैं, मैं छोटा भाई हूँ। भावनाओं के अतिरेक में नहीं, अतिरेक भावना से सुनिए तो क्यों मान लिया, मैंने ठीक क्या सुनिए क्यों मैंने कहा अभी तक मैं अकेला प्रयास कर रहा था और बाकी लोग इस तरह का काम नहीं कर। अब आप आ गए हैं, अब प्रशासनिक समस्या आप देखिएगा। और ये भी कहा हम आपको तकनीकी गाइडेंस फ्री देंगे, फीस भी नहीं लेंगे। और ये भी कहा कि मैं जानता हूं सरकार में दबाव होते हैं, इसको ठेका दो, उसको ये दो, आप जितना कर देंगे मैं उसी में संतुष्ट रहूंगा। दो बातें हैं, तो एक तो समय काफी हो रहा है, उसके अलावा मैंने ये पहले ही कहा था कि शायद हम लोग थोड़ा सा ट्रैक से उधर गए हैं। लेकिन अच्छा, इसमें फिर मैं सवाल डाल देता हूं, इसमें फिर ये आखिरी सवाल की तरफ, फिर कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। फिर यही एक टीस है कि जहां जो मेरा कंसीव प्रोजेक्ट था आज मैं वहां नहीं हूं, इस वजह से नाराजगी है। बताइए, सिकंदर आजम जहां कहते हैं कि आपने संविधान लिखा, आपने जो लीगल एक्सपर्ट्स थे उनसे राय ली, आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको अधिकारियों से, आज उसमें से विनीत नारायण साहब अलग थलग हैं, ये उनके लिए पीड़ादायक है। तो आपने कहा ना कि मेरा कंसीव बेबी था और ये मेरा कंसीव प्रोजेक्ट था, आज उसमें कुछ भी न कर पाना ही आपके लिए थोड़ा निराशा का विषय है? ऐसा नहीं है। एक बात आप जानते हैं कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ा हूं और बड़े स्तर पर लड़ा हूं। शायद पूरे देश का मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसने सुप्रीम कोर्ट के 3 मुख्य न्यायाधीशों के घोटाले उजागर किए। 18 महीने मुझे अंडरग्राउंड रहना पड़ा, देश छोड़ के भागना पड़ा। लाइव इंटरव्यूज मेरे CNN न्यूयॉर्क सब जगह से टेलीकास्ट हुए। जो आदमी इतनी हिम्मत कर सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के भ्रष्टाचार उजागर कर सकता है, उस पर किताब लिख सकता है, उसको कहीं भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। आज पूछिए श्री शैलजाकांत मिश्रा से कि जब इसमें प्रावधान था जो सरकार के खर्च में होता है कि इसके बजट का सब ऑडिट होगा और वो विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, वो हटा दिया। ये पहला संस्था है पूरे उत्तर प्रदेश में जिसके आज तक ऑडिट नहीं हुआ 5 साल में। हमें यही नहीं पता टेंडर कितने में दिया, कितना किस रेट पे दिया, कौन क्या काम कर रहा है। आज तक ऑडिट नहीं हुआ, आज तक विधानसभा के पलट पर इसका अकाउंट नहीं रखा गया। क्या ये सीक्रेट फंड? मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा और मैंने कहा भी कि मुझे कंक्लूजन की तरफ जाना है। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कई बार ऐसा कहते हैं, ये कहावत है और हम लोगों ने आपसे सीखा है, आप पत्रकार में आपकी आइडेंटिटी देश में लोग जानते थे, तो इतना जरूर है कि हम लोगों ने भी सुना है तो जाना है, कुछ सीख लिया है कि उंगली जब एक उठती है तो 4 ना सही कुछ ना कुछ अपनी तरफ भी उठती है। द ब्रज फाउंडेशन को लेकर के भी लोगों को, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, किसी की जुबान नहीं रोकी जा सकती, तो द ब्रज फाउंडेशन को लेकर भी बहुत सारे स्कूप्स आ जाते थे, वो आपके कानों में भी पहुंचे होंगे, तो दैट इज ओके। लेकिन मेरा सिर्फ इतना, मेरा एक इंपॉर्टेंट इशू ये है, मेरा एक इंपॉर्टेंट इशू ये है कि आपने कल स्टेटमेंट नहीं, पहले सुनिए जी, लेकिन मैं लौट के उस पे आ रहा हूं कि अखिलेश जी जब यहाँ थे तो वो बिहारी जी कॉरिडोर को लेकर के बात कर रहे थे, उस पे क्या चिंता है आपकी? मेरा बस ये है, आप पहले आते थे, आपने कहा एनजीटी में 8 पेज का प्रशासन ने मेरे खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। जो आरोप आते थे आज 5 साल में एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर सके हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं मेरी सीबीआई से जांच कराओ। मैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को लिख के चिट्ठी दे आया हूं कि मेरे खातों की सीबीआई से जांच कराओ। जब मैंने 1 रुपया किसी सरकार से अनुदान लिया ही नहीं तो मेरे पर क्या जांच करेंगे? कल तो मैंने जमीनें कब्जा कर ली कुंडों की, तो खसरे का तो नहीं मेरा नाम लिख गया क्या ब्रिज फाउंडेशन का नाम लिख गया क्या? छापे डाले कि मैंने बिजली की चोरी कर रहा हूं। कुंडों पे फव्वारे चलाने को, बिजली रोशनी के लिए बिजली जलती है, उसका हजारों महीने बिजली ब्रिज फाउंडेशन पे करती है, कोई चोरी की बिजली नहीं जलती। तमाम तरह के आरोप लगाए पर एक भी आरोप सिद्ध क्यों नहीं कर पाए 5 साल में? क्योंकि सब झूठे आरोप थे। इसलिए रमेश बाबा ने मुझे एक बात सिखाई थी, ब्रज की सेवा करने आए हो, कोई आलोचना करे, गाली दे, मारे, सेवा मत छोड़ना, जगह डटे रहना। तुम्हारी जवाबदेही राधा रानी के प्रति है, सड़क चलते लोगों मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना सेवा भाव हमेशा ऐसे ही जारी रखेंगे। बस जल्दी से, मैंने कहा कि अभी तक बिहारी जी कॉरिडोर को लेकर के जब कहीं कोई सतही तौर पर कोई मानचित्र नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, तो ऐसे में आपको भी लगता है कि लोगों को बहुत ज्यादा आशंका मन में नहीं पालनी चाहिए, अभी चीजों को देखना चाहिए कि आखिर किस तरफ जा रही है? बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जो काम बनारस में हुआ है, मैं बनारस हर 6 महीने में जाता हूँ, और जो वहाँ के महंत लोग हैं, जो वहाँ के संकट मोचन के महंत जी, बड़े मशहूर परिवार है, आप जानते हैं, सब लोगों को बहुत पीड़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए विनीत भाई साहब। आपका बहुत समय मैंने लिया और बहुत दिनों बाद लिया, और मैं फिर से कहूँगा, इस बात को मैं साफ साफ कहना चाहूँगा कि मुद्दा यही था कि बिहारी जी कॉरिडोर को लेकर लोगों के मन में आशंकाएं घर कर गई हैं। तो मैंने ये सोचा, और उसमें उन्होंने आपको कोट किया था, तो मुझे लगा कि संभवतः ये सारे फीडबैक्स आपके पास आ रहे हैं, तो आपकी राय भी महत्वपूर्ण है। तो वो राय लेने के साथ साथ इस समय आपने द ब्रज फाउंडेशन और उसके साथ साथ
ब्रज तीर्थ विकास परिषद को लेकर के अपनी बहुत सारी राय रख दी है। एक सेंटेंस और कहना चाहूंगा। मैं अगला इंटरव्यू फिर हम लोग प्लान कर लेंगे, इसी फिर हम लोग संदर्भ- प्लान कर इसी लेंगे, संदर्भ में। फिर हम लोग प्लान। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये रहे वरिष्ठ पत्रकार और द ब्रज फाउंडेशन के अध्यक्ष विनीत नारायण साहब। हमने बातचीत की शुरुआत कहीं और से की थी, हमारा विषय भी कुछ और था, लेकिन स्वाभाविक रूप से मैं पिछले कुछ समय से लगातार देख रहा हूं और मैं आशंकित भी था कि संभवतः विषय उस तरफ मुड़ सकता है, और ऐसा हुआ भी। ब्रज तीर्थ विकास परिषद को लेकर के नाराजगी उनकी समय समय पर आती रही है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें सुना जाता है, समझा जाता है, जाना जाता है, लेकिन उन्हें खंगालने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन फिलहाल मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि बिहारी जी कॉरिडोर को लेकर के बिहारी जी के आसपास के रहने वाले लोग, वहाँ व्यवसाय करने वाले लोग आशंकित हैं और उनके मन में कुछ तरह तरह की सवाल जन्म ले गए हैं। उन्हीं सवालों को लेकर के कल यहाँ एक छोटी सी बैठक थी जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी थे और स्थानीय लोग भी थे। उन्हीं सब विषयों को लेकर के आज चर्चा करने की कोशिश हुई है। और अगर कोशिश का जीस्ट मैं निकालूं, अगर मैं सिर्फ बिहारी जी कॉरिडोर के आसपास रहूं, तो विनीत नारायण साफ साफ तौर पर ये कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से परिस्थितियां बदल रही हैं, संख्या के हिसाब से वहां पर श्रद्धालुओं का आगमन भी बदल रहा है, लेकिन अगर नहीं बदलना चाहिए तो वहां की पौराणिकता अगर नहीं बदलनी चाहिए तो वो हेरिटेज वैल्यूज जो वृंदावन को वृंदावन बनाती है, बिहारी जी क्षेत्र को बिहारी जी क्षेत्र बनाती है, वो इसी बात पर कायम है और इसी बात की मांग भी वो संबंधित विभागों से या सरकार से भी करते हैं। ये थी हमारी खास बातचीत वरिष्ठ पत्रकार और द ब्रज फाउंडेशन के अध्यक्ष विनीत नारायण साहब से। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे मेरे साथी सुनील शुक्ला के साथ इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।